एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफ़र से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफ़र का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए जो सबसे पहले और बेनिफिट वाला है वो है क्लोवर लीफ मॉडल, जिसको सजेस्ट किया था R.W. हॉली ने 1965 में। इन्होंने ही क्लोवर लीफ मॉडल की स्ट्रक्चर की खोज की थी। क्लोवर लीफ मॉडल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये लॉन्ग के पत्ते जैसा स्ट्रक्चर था। ये टीआरएनए का टर्शरी स्ट्रक्चर है, यानी ट्रिपल स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये जो टीआरएनए स्ट्रक्चर है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला स्टेम, दूसरा लोब। तो जो लोब होते हैं वो 3 लोब होते हैं। फर्स्ट लोब होता है, सेकेंड लोब होता है, थर्ड लोब होता है एंड फोर्थ लोब होता है। तो इस तरह से 4 लोब होते हैं और एक स्टेम होता है, लेकिन बेसिकली हम इसको थर्ड लोब ही कहते हैं क्योंकि जो सेकेंड लोब होता है वो एक हुक पिन जैसा बस थोड़ा सा निकला होता है। इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बस ये रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोम को, हेल्प करता है इसका, और कोई वर्क नहीं है इसका। और जो स्टेम वाला है इसके बारे में हम जानते हैं। जो ये स्टेम है ये एक्सेप्टर स्टेम है, इसको हम कह सकते हैं एक्सेप्टर स्टेम। किसको एक्सेप्ट करता है? अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। तो इधर लिख दीजिए अमीनो एसिड। ये जो साइड है ये एक्सेप्टर स्टेम है, यहीं पे आके अमीनो एसिड ऐड हो जाता है। समझ लीजिए अमीनो एसिड है, ये आके यहाँ पे बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अमीनो एसिड। ठीक, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर स्टेम कहते हैं, जहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होता है। ये किस एंजाइम के द्वारा जो रिकॉग्नाइज हो जाता है वो एंजाइम को हम कहते हैं एक स्पेसिफिक कैटालाइज एंजाइम होता है जो टीआरएनए को और अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कोई चीज होती है और उसको उससे जोड़नी होती है तो हमें गोंद की आवश्यकता होती है। वो गोंद क्या काम करता है? यहाँ पे वो गोंद क्या है? वो है एसिटिल कोएंजाइम है। ठीक है, तो catalyzed by a specific enzyme। वो एंजाइम क्या था? वो एंजाइम था अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस। ठीक, वो एंजाइम का नाम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस। ठीक, इसका मतलब ये क्यों बोला गया, अमीनो एसिड क्यों ही पढ़ा? क्योंकि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कोई भी अमीनो एसिड मॉलिक्यूल बनता है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट होती है, सबसे पहले एमाइन ग्रुप आके अटैच होता है, एमाइन साइट होती है अटैच होने की। इसलिए अमीनो एसिड पहले आ रहा है, एमाइन ग्रुप आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस। अगर एनाइन ग्रुप आता, इफ एनाइन आर अटैच्ड देन इट कॉल, क्या कहेंगे इसको? तब इसको कहेंगे एनेनाइन टीआरएनए सिंथेसेस। ठीक, सिंपल इज दैट, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एमाइन ग्रुप अटैच हो रहा है तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस, अगर इसमें एनाइन ग्रुप अटैच हो रहा है तो एनाइन टीआरएनए सिंथेसेस। तो जो गोंद है उसका नाम पर अमीनो एसिड के लिए चेंज होगा, यानी स्पेसिफिक गोंद यूज होती है हर अमीनो एसिड के लिए। तो ये हुआ स्टेम की बात, जो एक्सेप्टर स्टेम है। हाँ, एक्सेप्टर स्टेम का एक चीज और है, इसका जो बेस होता है वो होता है ACC, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक, ACC ये देख रहे हैं, लेकिन जब इसको रीड करते हैं तो CC 5 to 3 पढ़ते हैं,
इसलिए CCA यानी ऐसे डायरेक्शन, CCA, तब ये डायरेक्शन ठीक होगा। लास्ट में ए होता है ताकि यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होता है, लेकिन जो उसके बाद होता है वो साइटोसाइन के 2 बेस होते हैं। ठीक, अब आता है पहला लोब। अब फर्स्ट लोब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो फर्स्ट लोब है ये टी साई सी है, टी साई सी। ठीक, टी साई सी लोब जो है वो रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोम की साइट को। राइबोसोम की साइट को रिकॉग्नाइज करने का मतलब कि टीआरएनए आ रहा है, एमआरएनए है, समझ लीजिए ये एमआरएनए है, टीआरएनए यहाँ आ रहा है, राइबोसोम यहाँ लगा, ये सफेद ढक्कन इसका राइबोसोम है। टीआरएनए आएगा तो इसको ढूंढना होगा राइबोसोम लगा कहाँ पे, तो वो काम क्या करता है, टी साई सी का काम है। टी साई सी का फुल फॉर्म होता है थायमिन पेसिडो यूरिडाइन साई साइटोसिन। ठीक, ये इसका नाम है। इसका काम क्या है, वर्क इज रिकॉग्नाइज राइबोसोम साइट। ठीक, इसका काम ही है उस जगह को खोजना जहाँ पे राइबोसोम अटैच है ताकि टीआरएनए वहां जाके जुड़ सके और जो एंटीकोडॉन बना है वहां पे उस पे वो वर्क करके पॉलीपेप्टाइड चेन को क्रिएट कर सके। ठीक, इसका मेन काम रिकॉग्नाइज करना ही है। ठीक, और एक चीज है इसमें देख लीजिए, UUAGC ये बेस अटैच होते हैं इसके लोब पे जो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकेंड लोब को आप मेरा हेयर पिन जैसा एक लोब निकल आता है, इसका वर्क होता है इसको हेल्प करना। फिर आते हैं हम थर्ड लोब के बारे में बात करते हैं। पहले हम फोर्थ लोब के बारे में बात करते हैं, DHU। DHU क्या है, तो DHU का फुल फॉर्म होता है, पहले बात ये जो होता है वो अनपेयर होता है। अनपेयर लोब इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये किसी चीज से पेयर अप नहीं होता है। ये तो राइबोसोम से पेयर अप होता है लेकिन ये किसी चीज से पेयर अप नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अनपेयर अप, अनपेयर्ड पिरामिडीन न्यूक्लियोटाइड डाईहाइड्रो यूरेसिल। ठीक, अनपेयर पिरामिडीन न्यूक्लियोटाइड डाईहाइड्रो यूरेसिल, ये इसका नाम है, ये पूरा नाम है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे डाईहाइड्रो यूलो। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका वर्क क्या है, रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक साइट फॉर एंजाइम। ठीक, इसका काम है रिकॉग्नाइज द साइट फॉर स्पेसिफिक एंजाइम साइट लोकेशन। ठीक, इसका वर्क लिख लीजिए, वर्क यहाँ लिखते हैं, इसका वर्क फंक्शन क्या है, रिकॉग्नाइज लिख लीजिए, पहले इसको बताते हैं ये है क्या, साइट फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम अमीनो एसिड tRNA synthase that activate amino acid।
तो इसका काम होता है इस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करना कि ये एंजाइम कहाँ जाके अटैच होगा। बेसिकली ये इसको हेल्प करता है, इस स्टेम को ये हेल्प करता है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे जाके अटैच होगा जिससे अमीनो एसिड एक्टिवेट हो सके और वो अमीनो एसिड आके पॉलीपेप्टाइड चेन को बना सके। तो ये हुए लोब जिसके बारे में हम बात हुई। इस लोब को देख लीजिए, ये जो है ये इसके लिए है, स्टेम के लिए। फर्स्ट लोब का ये है और फोर्थ लोब का फंक्शन और उसके बारे में ये है, ठीक। और फोर्थ लोब के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन the stabilization tRNA, ठीक। इसका काम और क्या है, इट्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ tRNA। tRNA को स्टेबलाइज करना, जैसे कि बेसिकली मैंने बताया ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है। अब वो रिकॉग्नाइज तो हो गया, राइबोसोम को ढूंढ लिया, लेकिन राइबोसोम को ढूंढने के बाद वहां जाके स्टेबल होना भी तो जरूरी है। और वो स्टेबल कौन लाता है, ये लाता है DHU, ठीक। ये स्टेबल करता है उसको और स्टेबल करके अमीनो एसिड tRNA को एक्टिवेट करता है। केवल अमीनो एसिड tRNA को नहीं, सारे tRNA सिंथेसेस जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो अमीनो एसिड में जाके ऐड होते हैं और जब अमीनो एसिड में जाके ऐड होते हैं तो वो अमीनो एसिड को भी एक्टिवेट कर देते हैं। अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोब जानते हैं, थर्ड लोब, जिसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन रिसेप्टर लोब, जो एंटीकोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन ये खुद एंटीकोडॉन नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ये जो लोब है वो एंटीकोडॉन लोब है। नहीं, ये एंटीकोडॉन लोब को रिकॉग्नाइज करता है। ये जो लोब होता है वो बेसिकली होता है होबल बेस पेयर। होबल बेस पेयर, ये बेस पेयरिंग का अपवाद है। ये जो है ये बेस पेयरिंग का अपवाद है, इसको कहते हैं होबल बेस पेयर। अगर आप होबल बेस पेयर के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके होबल बेस पेयर के बारे में पढ़ सकते हैं। होबल बेस पेयरिंग जो होती है उसके साथ उसमें जो जहाँ A के साथ U अटैच होता है उस U की जगह I अटैच हो जाता है। ये जो है ये होबल बेस पेयरिंग है, इट्स कॉल्ड होबल बेस पेयरिंग। तो यहाँ पे IGC ये जो दिख रहा है ये आपका होबल बेस पेयरिंग में आता है, जो एंटीकोडॉन को यहाँ पे ये आपका एंटीकोडॉन है। एंटीकोडॉन कौन सा है, AUG, ये होता है ना एंटीकोडॉन। तो देखिए ये दोनों सही हैं, लेकिन A के साथ I जुड़ रहा है, इसी को हम होबल बेस पेयरिंग कहते हैं। ये एंटीकोडॉन साइड है जो मेनली प्रोटीन के लिए कोड है, यानी यहाँ पे अटैच हुआ ये प्रोटीन जिसके लिए कोड है, ये जो कोडिंग है जिस प्रोटीन के लिए स्टेबल है वो इसका सिग्नल ऊपर ले जाएगा और यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। फिर ये रिकॉग्नाइज साइट जो होगा वो क्या करेगा, ये इसके साथ ढूंढने में हेल्प किया राइबोसोम को, जो कि अटैच है कहाँ पे, एंटीकोडॉन बेस पास, ठीक। और फिर जो DHU है वो सिग्नल देगा tRNA को कि अब चलो तुम्हारा काम शुरू हो गया है, यहाँ पे आओ, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करो ताकि अमीनो एसिड जाके पॉलीपेप्टाइड चेन को क्रिएट कर सके, ठीक। तो ये पूरा tRNA का स्ट्रक्चर है और कुछ छूटा तो नहीं। तो आई होप आपको ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में था, ज़्यादा कुछ हौच पौच भी नहीं थी, सब सिंपली रिकॉग्नाइज था, ठीक। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए,
ये जो सब लोप है इसमें भी स्टेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें स्टेम नहीं है। देखिए ये दिख रहा है ना, ये भी स्टेम होते हैं, और ये स्टेम जो होते हैं वो 7 से 5 के होते हैं, 7 से 5 बेस पेयर के होते हैं। दिस ऑल स्टेम, ये सब स्टेम जो होते हैं, रुक जाओ, दिस ऑल स्टेम हैव 5 to 7 बेस पेयर। ठीक है, सभी स्टेम में 7 से 5 बेस पेयर होते हैं, वो चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। तो ये पूरे इक्वल होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबकी साइड सेम होती है, और सब अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे को पेयर अप नहीं करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बस क्या करने के लिए, अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट हो सके और हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल बन सके। ओके, तो अगर सेक्शन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।